नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी जिसका नाम बड़ा यूनिक लगा मुझे। नाम इसकी ब्रांड्स का था जयपुर कुर्ती। जयपुर कुर्ती और दूसरा नाम था इसका ब्रांड्स का देशी फैशन। और तीसरा नाम है इसका अमावा अमाय अमायवा। आखिर इस कंपनी को लेकर के इसका कंपनी का नाम है नंदिनी। नंदिनी क्रिएशंस, जो कि कहती है कंपनी में ज़रा थोड़ा सा पार्ट्स को समझें आपके सामने, क्योंकि मेरा स्टडी हमेशा लाइव होता है और लाइव वाले ही हमारी क्या होती है, अपलोडेड होती है। चलिए, इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो ये कहती है जो हम कुर्तीज़ और देसी ब्रांड्स पे कंपनी कामकाज करती है। और कंपनी में लगता है कि राजस्थान कंपनी है, शायद राजस्थान की कंपनी होगी। जयपुर ब्रांड है तो शायद जयपुर की कंपनी होगी, हो सकता है। इस कंपनी के पीछे पता है कारण क्या है, मैं क्यों जानने वाला हूँ। ये आप देखेंगे कंपनी में तो आपके नज़र में आएगा, अच्छा ये तो 20% की सर्किट चला रहा है। मतलब 20% के सर्किट से क्या लगातार चलती है? जब लगातार चलती तो शायद हो सकता था 75 रुपये को टच करके आगे निकल गई होती। इसका मतलब ये समझ में आती है कि लगातार चलती भी है और लगातार गिरती भी है। इसीलिए तो दोनों की प्राइस की यदि बीच का आंकड़ा ले तो कहती है 105। इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना निकलता है, 105। डिवाइड करते हैं 2 को तो कितना आता है, करीब करीब 52 रुपये। फिलहाल ये प्राइस कितने पे ट्रेड कर रही है, 44 रुपये। सबकी 44 रुपये पे बढ़ी कब से, 20 रुपये बढ़ने के बाद। अब आते मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, उसके पीछे भी कुछ कारण है। कारण ये है, जो आपने चार्ट देखा होगा, आज की चार्ट तो अच्छा लगा होगा, अच्छा ये तो मार्केट ने सीधे 20% की सर्किट करता है। मतलब एक दिन में 7 रुपये का चढ़ना, 7 रुपये का फायदा होना। जबकि इस निवेशक में, इस कंपनी में निवेशक की बात करूं तो केवल निवेशक 4,000 के आसपास के निवेशक हैं। पुराने निवेशक नए नए आते रहते होंगे, जहाँ पे लगातार डिमांड ही बढ़ी। ऐसा नहीं जो नहीं बढ़ी थी, लोगों नया नया प्लेयर भी मार्केट में आ रहे हैं, पुराने प्लेयर जा भी रहे हैं। अब मैं यहाँ पे चर्चा करने का, पता है पीछे कारण क्या है? एक कारण और जानिए। इसकी बैलेंस शीट फिगर को लीजिए और इस बैलेंस शीट फिगर को केवल दो आंकड़ों से हम समझेंगे। एक तो ज़्यादातर देखने को मिलती है, जो कंपनियां इस तरह की कंपनियां हैं फैशन डिजाइनिंग वाली और फैशन पे, उसका पैसा तुरंत आती है। पैसा नॉर्मली तुरंत आ जाती है और नेक्स्ट ज़्यादा ज़्यादा कुछ टाइम लगता है। इनकी ब्रांडिंग को लेकर कहती है इसका पास जो पैसा था वो करीब 22 करोड़ का पैसा था, और कहती है जो 6 महीने में पैसा हमारे पास आती है। मतलब इनका रिस्क फैक्टर कितना था, 6 महीने का इनकी पैसे का रिस्क। आगे चलकर ये भी जानेंगे इस कंपनी में जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास दिखावा एक खुला है। इसको हम हमेशा कहते हैं दिखावा। एक दिखावा खुला, जहाँ कहती है कंपनी को लेकर के, जो अभी भी भीड़ जो है इस कंपनी में, जिस दुकान पे फैशन की ये प्रोडक्ट बेचती है, देसी स्टाइल्स और देसी वाली कुर्ती, वहाँ पे कहती है कि यहाँ पे बाकी दुकानों पे 30 लोगों की भीड़ है, तो यहाँ पे अभी 29 लोगों तक भी नहीं पहुँची, 1-2 लोगों की कमी है। जब कमी है तो इसके पीछे कुछ क्वालिटी भी होगी। क्वालिटी देखा जाए तो कहते हैं कि ईपीएस जो है पूरे, वो 1 रुपये 52 पैसे के आसपास, जो कि 10 रुपये की फेस वैल्यू के आकलन पे 1 रुपये 52 पैसा अर्निंग करता है। क्योंकि बुक वैल्यू कहता है 18 का, और प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, करीब करीब 2.5 गुने के आसपास। अब समझिए एक और बात, और वो बात ये समझेंगे तो यहाँ जो दिखता है ईपीएस में, उसमें हमने क्या देखा, ईपीएस दिखता है अच्छी है, हमारे पास डेट्स काफ़ी कम आंकड़ा कहता है, करंट रेशियो कहता है 2.36 का, जिसके बारे में हमने देखा कितना था वहाँ पे, करीब 2-2.5 करोड़ के आसपास की बनती है वो, क्या, इनकी उधार पैसा। कंपनी की आरओसी कहती है 6%, आरओसी कहते हैं 6% का, आरओई की बात करते हैं केवल 1.93% का। प्रमोटर्स 45-40% के आसपास की है। छोटी सी कंपनी में मार्केट कैप कहता है केवल 77 करोड़ का, जहां 77 करोड़ में जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसमें से 17% की होल्डिंग क्या हो रखी है, प्लेस करके रखी है। और नंबर ऑफ शेयर कहता है 1 करोड़ 73 लाख। कंपनी 2012 में बनी थी, नंदिनी क्रिएशंस मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल
फैब्रिक एंड द लेडीज गारमेंट के ऊपर कामकाज करने वाली कंपनी कि हमने वेबसाइट्स जब विजिट किया तो हमें पता चलेगा अच्छा यहाँ पे बुनकर्स के कामकाज चल रहे हैं। देसी फैशंस की बात किया है, कुछ देसी फैशन से। अब एक चीज़ और अहम अहम बात है, ये अभी की बात नहीं करने, कहते हैं फॉर्मल ब्रांड एम्बेसडर्स माधुरी दीक्षित। अभी की बात नहीं है, पहले जिस कंपनी का मार्केट कैप अभी काफ़ी छोटा है आज के टाइम में, तो क्या कभी जिस टाइम में ये माधुरी दीक्षित जी हुआ करती थे उस टाइम पे क्या मार्केट कैप इसकी काफ़ी तगड़ी थी क्या? तो कहती है जो नंदिनी क्रिएशन साइंड बॉलीवुड जो कि सुपरस्टार माधुरी दीक्षित एज ए ब्रांड एम्बेसडर इन द जुलाई 2023 में किया था। कहते हैं जब पार्ट ऑफ द दिस एसोसिएशन माधुरी दीक्षित इनक्लोज्ड जयपुर कुर्ती एंड द देशी फैशन बाय जयपुर कुर्ती ब्रांड प्रोडक्ट argumenting aug- augmented the company's reach across the country under the brands। और एक पहुंची थी ब्रांड्स, लेकिन बाद में क्या हुआ, कहती है जो एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की तो दस ऑडियंस दिस अलायंस विद द माधुरी दीक्षित विल हेल्प द जयपुर कुर्ती एंड द देशी फैशन गेन। और इसके लिए उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा कि हमने लॉन्च किया है इन सब चीज़ों को, कैंपेन लॉन्च किया है, पीआर हाईलाइट की बात की और इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपने पे किया। कहती है जो मेरे दिल से क्लोसेट तक बात उन्होंने किया। चलिए फिलहाल हम चलते हैं इसकी मार्केट की तरफ। अब यहाँ पे कुछ डेटा हमने समरी देखा, समरी डेटा के बेसिस पे क्या लगता है ये स्टॉक 44 से क्या 70 75 100 जा सकता है, क्या कुछ पोटेंशियल बनती है? तो चार्ट को आपने एक दिन का चार्ट तो देखा होगा, 6 महीने के चार्ट भी देख लीजिए, जहाँ पे गिरती है तो 20%, चलती है तो 20%, 10%। तो आखिर फिलहाल अभी 6 महीने में कुछ ग्रो लेवल तो निचले लेवल से करीब 11% की जंप है। तो इनकी बिजनेस मॉडल के बारे में चलेंगे, जहाँ पे पीयर्स कंपनी कहती है वेलस्पोन्स और रेमंड लाइफ स्टाइल जैसी कंपनी शामिल है इसके। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में इसका क्या आंकड़ा था, जहाँ जिस कंपनी को लेकर के माधुरी दीक्षित जी ने ये ब्रांड एम्बेसडर है, तो उनकी कंपनी की सेल्स ग्रो क्या कहता है? सेल्स ग्रो के बारे में कंपनी कहती है कि हमारे पास जून का जो आंकड़ा था अभी रिसेंटली की करीब करीब 18 करोड़, क्योंकि पिछले जून से हमने तगड़ी जंप किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने बढ़ोतरी बनाई है, जो नेगेटिव में थे हम वहाँ पे अपने आप को संभाले हैं, संभाल के उठे हैं। और नेट प्रॉफिट का आंकड़ा कहता है जो हम 1 करोड़ के आसपास नुकसान में थे वो 1 करोड़ 14 लाख के आसपास प्रॉफिट में गए हैं। जबकि कंपनी देखिए, कंपनी लगातार नुकसान में चल रही थी। आप पीरियड को देख लीजिए, कई पीरियड में कंपनी के पास नुकसान देखने को मिला, जबकि इनको टॉप ऑफ द क्वार्टर भी नहीं कह सकते कंपनी को लेकर। जबकि परसेंटेज तरफ देखें इसको लेकर तो ये कहता है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जो सेल्स रहा उसमें 139% की जंप हुई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करीब 64% की जंप हुई। नेट इनकम 226% बढ़ के जो इविट जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी वो कितना बढ़ती है, वो बढ़ती है 162%। और 900% का क्या होता है, इविटा में उछाल लगाती है। अब आते हैं ऐसे ईयरली तरफ, ईयरली डेटा भी कुछ आंकड़ा निकाल के देती है। तो पूरे के पूरे साल में कंपनी जो सेल्स करती है वो करती है करीब 45 करोड़। मतलब मुझे समझ नहीं आया एक बात, आप सोचेंगे कौन सी बात, जिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बड़े सुपरस्टार हों उनकी तो एक झलक पे 44 45 50 करोड़ तो बिक जाती हो। ऐसा फिर देसी ब्रांड्स में हुआ क्या जो पूरे के पूरे साल में कंपनी के पास 50 करोड़ का टर्नओवर भी नहीं पहुंचा? जो मार्च 23 में सर उन्होंने लिया था ना, कब ब्रांड एम्बेसडर बने थे देखिए, इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, साइन किया था जुलाई 23 में। क्या जुलाई 23 के बाद कुछ बड़ी रैली देखने को मिला कंपनी को लेकर? तो देखिए मैं ज़रा इसको सर्च करूं, जुलाई के बाद 23 के बाद मतलब 24 में हुआ, तो 24 में इसका सेल्स कितना बढ़ा, कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा। क्या बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ा, कहती है नहीं बढ़ी, 11 लाख से 55 लाख हो गए। अब सोचिए 45 करोड़ की सेल्स में
केवल कितने की प्रॉफिट निकलती आती है? 55 लाख का प्रॉफिट निकलती। ये कुछ आंकड़ा था। इसको यदि हम परसेंटेज वाइज देखें तो हमारे सामने कुछ और क्लियर विजन निकल के आएगा। और वो ये कहता है, जो इतने पैसे खर्च करने के बाद भी कंपनी के पास रिवेन्यू 7% ज़्यादा गिरती नजर आई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करीब 27% गिरती नजर आई, नेट इनकम साइड 300-400% की बढ़ोतरी देखने को मिला, और नेट प्रॉफिट मार्जिन से लेकर के इसमें 450 से लेकर के और 54% तक की उछाल देखने को मिली। अब ये तो था इसका आंकड़ा। अब इसमें देखिए, ये बात जो मैंने स्टार्टिंग किया था ना, उसको अब लिंक करके देखते हैं। पूरे के पूरे साल दर साल में देखा जाए तो ये टॉप पे कारोबार किया नहीं किया। अब यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर आने के बाद भी कुछ फ़ायदा हुआ, पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो फ़ायदा दिखना दिखना का तो कोई नाम नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ तक, जब पहले भी 1 करोड़ 11 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ 61 लाख का प्रॉफिट बना चुका है कंपनी, तो अभी 55 लाख के प्रॉफिट पे ही अटका पड़ा है। तो आखिर क्या हो? इसके लिए हमें R2R को समझना पड़ेगा। इसके लिए हम रिस्क टू रिकन्सिलेशन देखेंगे, रिस्क टू रिवार्ड देखेंगे क्या कहती है। तो बैलेंस शीट के फिगर में देखा तो इनके पास जो लायबिलिटीज़ की पार्ट थी वो बहुत ज़्यादा तगड़ी में कुछ तो जंप किया। चलो, इन्होंने पैसा लिया, इस पैसे का यूज क्या किया, ये सवाल भी आता है ना। जो पैसे उन्होंने लिया मार्केट से उधार, बैंक से उधार, उस पैसे का, या खुद का उधार लिया हो अपनी दूसरी कंपनी से, उस पैसे का यूज क्या किया। तो यहाँ पे उन्होंने करीब 9-11 करोड़ का डेवलपमेंट कर, 11 करोड़ पैसा कहाँ खर्च हुआ? तो कहते 2-3 करोड़ तो चलो फिक्स एसेट्स में खर्च किया। रेस्ट की बात कहती है कि अदर कुछ कहती है अदर सोर्स की तरह। यहाँ पे देखने को आ रही है जिनके पास करीब ये इन्वेंट्रीज करीब 28 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। मार्च तक में 28 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी थी। ट्रेड रिसीवेबल पड़ा था करीब करीब 22 करोड़, क्योंकि पहले इस तरह के कभी था नहीं। पहले कभी था नहीं। मार्च में क्या प्रोडक्शन इतना भर भर के रख लिया, क्या इस साल में बेचने वाले थे? यदि 21 करोड़ का यहाँ पे पड़ा हुआ था, 21 करोड़ क्या इस लास्ट पीरियड में बिक गया क्या? तो कहती है लास्ट पीरियड में इसको 19 करोड़ का उन्होंने बेचा है। कितने का? 18 करोड़ का। ये ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग करके बेचा होगा, या पुराने माल बेचे हैं, या पता है क्या किससे लिंक कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं जो उन्होंने क्या किया हो। ये कहता है जो यहाँ पे उन्होंने उधार बेच के रखा हुआ है पहले से। जब उधार उन्होंने बेच के रखा हुआ है, और मैं चर्चा पता है कहाँ पे कर रहा था इसको, 28 करोड़ को लेकर, इन्वेंट्रीज को लेकर। 28 करोड़ की इन्वेंट्री में 18 करोड़ का इन्वेंट्री बेचती है, तब भी 10 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा होगा, और नया कुछ लिया होगा तो और ज़्यादा पड़ा होगा। अब आती है 22 करोड़ को लेकर। आखिर 22 करोड़ का क्या चक्कर है? 22 करोड़ का चक्कर ये कहता है जिनके पास पैसा आता है 6 महीने में, 6 महीने में पैसा का रिस्क फैक्टर है। और इसका यदि हम प्रॉफिट से परसेंटेज देखें तो कहती है 55 लाख के ऊपर कितने का? 2.5 करोड़ का मार्केट में लगा है। मतलब इसका, इस पैसे का कह सकते हैं 400 एक्स्ट्रा परसेंट, 400 एक्स्ट्रा परसेंट की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर वैसे देखा है तो 5x पैसा लगा हुआ है मार्केट में। इसमें इनको पास हाथ में क्या आया और उनको ब्रांड एम्बेसडर साहब को दिया क्या, पता नहीं। यदि आपको कुछ पता होगा तो मुझे बताना प्लीज़। इसको हमने देखा, इसको और बैलेंस शीट के बारे में देखा जाए तो ये कहती है जो कैश और शॉर्ट टर्म के अंदर 90% की गिरावट होती है, टोटल एसेट्स में करीब 44% की बढ़ोतरी होती है, और लायबिलिटी 108% बढ़ जाती है। मतलब जितना एसेट्स नहीं कर पाए क्रिएट, उसके 2.5 गुना से ज़्यादा क्या क्रिएट करते हैं? टोटल लायबिलिटी को क्रिएट करते
अब आते हैं इसको लेकर के, इन्वेस्टर को लेकर के, जहाँ इन्वेस्टर करीब करीब 4,000 की भीड़ है। एफआई भी यहाँ पे है बनी हुई, और डीआई नहीं है। पब्लिक के पास देखा है तो 2-2 1-1% की काफ़ी सारी होल्डिंग्स लोगों ने रखा हुआ है। फर्स्टली 4,000 की भीड़ है, और 4,000 की भीड़ अभी लगातार बढ़ती नज़र आती है। जब बढ़ती नज़र आती है तो इसका क्या आंकड़ा कहता है? भीड़ का आंकड़ा जो कहता है वो ये कहता था जो यहाँ पे भीड़ लगातार क्या हुई है, बढ़ी है पहले से कंपेयर। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन इसका ये निकलता है जो पिछले 1 साल में कंपनी के चार्ट में ऐसे कोई रैली नहीं देखने को मिली, और जब भी ये रैली मिलती है ना तो आप देखना वॉल्यूम का खेल है। किसका खेल है? वॉल्यूम का खेल है। देखो इस पूरे के पूरे साल में कभी भी इस तरह के वॉल्यूम नहीं आए। पिछले 1 साल में इस तरह के वॉल्यूम कभी आए नहीं, और अभी जाके इतनी तगड़ी वॉल्यूम आई जब मार्केट को क्या अच्छी लगती है या कुछ बड़ी करने वाली है यहाँ पे। ये किसकी बात कर रहा हूँ? स्टॉक मार्केट की बात कर। कंपनी के बाद तो हमने समझा कि कंपनी के पास एक्सपेक्टेड गुड प्रॉफिट की बात करती है, लेकिन डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता था? वो कहता था नॉटिंग पेइंग। पुअर सेल्स की बात करती है। इक्विटी के बाद उन्होंने कहा कि जहाँ पे लो इक्विटी की बात किया, और हाई डेटर्स डे के लिए उन्होंने कहा, क्या कहा? तब इनके पास तो डिमेरिट की बात करती है। मतलब फंडामेंटल में सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट की वो उधार वाले सेल्स पे जाके फंसता है, जहाँ पे 600 दिन के लिए टाइमिंग लेता है। मतलब 600 दिन में 6 महीने के लिए टाइमिंग लेता है, और ये कुछ सेंटिमेंटल निकलता। निवेशक तरफ देखो तो पहले 1 साल में 34% ने गिरावट कर चुका है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें तगड़ी जंप थी। इसका नाम था जयपुर कुर्ती, और देसी देसी फैशन था ना, देसी फ्यूजन, देसी फ्यूजन, जयपुर कुर्ती, और एक है मैवा। इसकी कुछ ब्रांड्स हैं। तो आज के स्टॉक लर्निंग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। समझेंगे नई लर्निंग के साथ, जहाँ पे कुछ नई कंसेप्ट के साथ पीयर्स में देखा है तो कहती है कि इनके पीयर्स में नाइकाज हैं, कार ट्रेड हैं, जो कि ऑनलाइन कामकाज कर। नंदनी क्रिएशन का नाम निकल के आई। अब आते हैं गोल्डन रूल की तरफ। ये गोल्डन रूल, इसके बारे में किसी भी कंपनी को लेकर गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये कहता है कि हमारी टारगेट क्या है। टारगेट में टर्म है, कितने दिन के लिए है, या ग्रो है। इन दोनों को आप हाइब्रिड बनाइए, कंटेक्ट करके वो दोनों को मर्ज करके। और हमेशा माइंड में एक इस बात को रखिए, जो मार्केट आपके रिस्क फैक्टर को नहीं झेल रही है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उस रिस्क के साथ आपकी एशल की भी भूमिका निकल के आती। मतलब आप ये समझिए, यदि आपको लगता है कि नहीं किसी भी कंपनी में हमारे रिस्क ये है, किसी भी कामकाज हमारे रिस्क ये है, उससे ज़्यादा हमारी भरपाई नहीं कर पाएंगे, तो उसको फिर उस टाइम पे आपके नुकसान को बुक करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं उसको एसएल। अपनी लॉस को आप क्या कर सकते हैं? बैंड स्टॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और नई कंपनी के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ, नई कंसेप्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और पैसे का भी ख्याल रखिए। नहीं तो आपके सामने है, एक चार्ट से दूसरे चार्ट, पोर्टफोलियो से एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में पैसे घूमते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।